नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेल प्रेरी 2018 के पेपर की, जो कि 30 सितंबर 2 बजे की शिफ्ट से हुआ था, यानी कि शिफ्ट नंबर सेकंड में जो हुआ है उस पेपर को हम बात करेंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे इसका कि यहाँ से साइंस के कितने क्वेश्चन बने। यानी आपको पता है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से 20 क्वेश्चनों का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है जो कम से कम ऊर्जा की खपत करता है। यानी ऐसा स्रोत बताना है जो ऊर्जा की खपत सबसे कम करेगा। पहला ऑप्शन है एलईडी, दूसरा ऑप्शन है फिलामेंट, तीसरा ऑप्शन है सीएफएल और चौथा ऑप्शन है फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। और टोटल 20 क्वेश्चनों को टिक करने के बाद ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आपका 20 में से कितना स्कोर जा रहा है और आपकी तैयारी, जिससे आपको पता चलता रहे कि कितनी कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यानी ऐसा स्रोत बताना है जो कि कम से कम ऊर्जा की खपत करता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एलईडी। एलईडी की आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभार एलईडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो एलईडी की जो फुल फॉर्म है वो है लाइट इमेटिंग डायोड। लाइट इमेटिंग डायोड एलईडी की फुल फॉर्म होती है और ये सबसे कम ऊर्जा की खपत करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा है कि गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करिएगा। यानी ऐसी बीमारी जो गंभीर है उसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, उनकी पहचान करना है आपको। तो पहला ऑप्शन है रिकवरी इज सो, यानी कि रिकवरी धीमी होती है, यानी कि उनको ठीक होने की दर बहुत धीमी होती है। दूसरा ऑप्शन है सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है गंभीर बीमारियों के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। और चौथा ऑप्शन है बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं, यानी कि द डिसीज लास्ट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। ये आपको बताना है कि कौन सी बीमारी है जो क्या है, गंभीर बीमारी पर लागू होने वाले लक्षण हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। क्या होगा, सामान्य स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ये गंभीर बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जिन्हें हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो पैथोजेंस होते हैं, जो कारक होते हैं, उनको हम आसानी से मार सकते हैं और इनके ठीक होने के बाद इनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, या ये कह सकते हैं ये ठीक होने के बाद अपना कोई भी इफ़ेक्ट नहीं छोड़ती हैं। तो उन बीमारियों को हम क्या करते हैं, सामान्य स्वास्थ्य पर हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ही है, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भ्रमी निम्न हैं। आपसे पूछा है कि सीधा सीधा कि एक उभयलिंगी फूल है, उनमें क्या क्या पाया जाता है। उभयलिंगी का मतलब है कि ऐसा फूल जिसमें पुरुष वाला भी शामिल हो और महिला वाला भी शामिल हो, यानी कि मेल फ्लावर भी शामिल है और फीमेल फ्लावर भी शामिल है, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि उभयलिंगी कहते हैं, उसको हम उभयलिंगी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन एक आपको दिख नहीं रहा है, तो ये लो आपको। पहला ऑप्शन है बाह्य दल, पराग, दलपुंज और अंडप। दूसरा ऑप्शन है पंखुड़ी, बाह्य दल, अंडप और पुंकेश्वर। तीसरा ऑप्शन है पुष्पकोश, पुमंग यानी कि एंड्रीसियम, दलपुंज, जायांग। और चौथा ऑप्शन है बीजांड, पराग, पंखुड़ी, पुष्पकोश। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा, चलिएगा मैं बताता हूँ आपको, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्या क्या पाया जाता है इसमें? कैलेक्स पाया जाता है, एंड्रोसियम पाया जाता है, कॉलेरा पाया जाता है और जीनीसियम पाया जाता है। तो यानी कि वेलिंगी पौधे में यानी कि पुरुष वाला गुण भी और महिला वाला गुण भी, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी पाया जाता है, उससे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है आपसे, एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? या आप ऐसे समझिएगा कि एक ही पैटर्न यानी कि एक ही पैटर्न में एक ही खेत में, यानी कि मान लिया आपका खेत है, इसमें हम दो या दो से अधिक एक साथ फसल उगाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है फसल का चक्रीकरण यानी क्रॉप रोटेशन, दूसरा ऑप्शन है शीतकालीन फसल विंटर क्रॉपिंग, तीसरा ऑप्शन है मिक्सड क्रॉपिंग यानी मिश्रित फसल और चौथा ऑप्शन है इंटर क्रॉपिंग यानी कि अंतर फसल। यानी कि एक ही खेत में दो से अधिक फसलों को हम उगा रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक साथ हम दो या दो से अधिक फसल को उगाते हैं तब उसे हम इंटर क्रॉपिंग या अंतर फसल का नाम देते हैं। एक और क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा कि जब आपसे पूछे कि मिश्रित खेती या मिश्रित फसल क्या होती है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है, जब हम खेती के साथ साथ पशुओं को भी पालते हैं तो क्या कहलाता है, मिश्रित खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपार्श्व सममिति जीव है? यानी कि आपको बताना है द्विपार्श्व सममिति जीव। पहला ऑप्शन है हाइड्रा, दूसरा ऑप्शन है साइकॉन, तीसरा ऑप्शन है स्टारफिश और चौथा ऑप्शन है अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ। आपको ये बताना है कि ऐसा जीव जिसे हम दो भागों में काट सकते हैं, बराबर बराबर दो भागों में हम काट सकते हैं या काटा जा सकता है, ऐसा जीव कौन सा है? तो ऐसा जीव कौन सा है ये बताइएगा। इसका आंसर होगा अर्थवॉर्म, केंचुआ। क्या होगा? केंचुआ। यानी कि इसको हम बीच में से काट कर बराबर बराबर दो हिस्सों में काट सकते हैं और वही आपसे पूछा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सारे लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है, इसके द्वारा पदार्थ के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है? यानी एक गोताखोर है, एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है यानी एक पार कर सकता है, इसके द्वारा पदार्थ के कण का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पानी में अंतराणु आकर्षण बल प्रबल है, दूसरा ऑप्शन है पानी में अंतराणु आकर्षण बल कमजोर है, तीसरा ऑप्शन है पदार्थ के कण लगातार गति में हैं और चौथा ऑप्शन है पदार्थ के कण को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी पदार्थ के कणों को नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। तो आपको बताना है इसका आंसर कि कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, करता है, प्रदर्शित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। पानी में अंतराणु आकर्षण बल कमजोर होता है, इसीलिए तो वो गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में क्या है, सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने ये। तो बताइएगा आपसे पूछा है वाहन के पश्च दृष्टि दर्पणों में
यानी कि रिव्यू मिरर का निर्मित करना चाहिए। यानी वाहनों के जो शीशा होता है, जिसे हम साइड मिरर कहते हैं या रिव्यू मिरर कहते हैं, उसको क्या निर्मित करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है उल्टा और छोटा प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन है अवर्धित एवं उल्टा प्रतिबिंब, तीसरा ऑप्शन है अवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब, और चौथा ऑप्शन है छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। तो आपको बताना है कि जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो कैसा यानी कि जो प्रतिबिंब करते हैं वो कैसा निर्माण करते हैं। तो जो रियर व्यू मिरर हैं जो होते हैं वो हमेशा प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है आपको, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती। मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशेषक के रूप में परिवर्तित करती हैं, जैसे कि, यानी आपको बताना है, सीधा क्वेश्चन ये पूछा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं और जो पशु होते हैं वो वातावरण से नाइट्रोजन को सीधा नहीं ग्रहण कर सकते। तो सीधा नहीं ग्रहण कर सकते तो वो किस रूप में ग्रहण करते हैं ये आपको बताना है। और जिनको परिवर्तित करने का काम कौन करता है, जीवाणु करते हैं और नील हरित शैवाल करते हैं। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है नाइट्राइड या नाइट्रेट्स, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है अमीनो एसिड और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड। तो आप याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रेट या नाइट्राइड्स। यानी कि हमेशा पेड़ पौधे की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, वो जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है और इसी प्रकार पेड़ पौधे और पौधे क्या करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। किसको, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, गर्मियों के मौसम में घर की ऊपरी और बाहरी परत को सफ़ेद रंग दिया जाता है, क्योंकि। गर्मियों के मौसम में घर की ऊपरी और बाहरी परत को सफ़ेद कलर क्यों दिया जाता है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है सफ़ेद सतह अधिक ऊष्मा परावर्तित करती है और कम ऊष्मा उत्सर्जित करती है। दूसरा ऑप्शन है सफ़ेद सतह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है और कम ऊष्मा परावर्तित करती है। तीसरा ऑप्शन है यह सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला होता है। चौथा ऑप्शन है यह इमारत को बेहतर रूप देता है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा फास्टली। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होता है, जो सफ़ेद सतह होती है वो अधिक ऊष्मा को परावर्तित करती है और कम ऊष्मा को अवशोषित करती है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि गर्मियों के समय में हमें वाइट शर्ट पहननी चाहिए या वाइट सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि सफ़ेद जो कलर होता है वो ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, यानी ज़्यादातर ऊष्मा को क्या कर देता है, परावर्तित, और बहुत कम ऊष्मा को थोड़ा बहुत अवशोषित करता है। इसीलिए हमें क्या लगी, गर्मी कम लगती है सफ़ेद कपड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, आपसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन डैश की क्रिया में होता है। पूरा होता है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है। आपसे पूछा है कि डाइजेशन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट कहाँ डाइजेशन होता है, कंप्लीट पाचन कहाँ होता है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है आंत्ररस, इंटेस्टाइन जूस। दूसरा ऑप्शन है बाइल यानी कि पित्त।
तीसरा ऑप्शन है पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस, और चौथा ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस यानी कि अमाशय रस। आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूरी तरह कहाँ खत्म होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इंटेस्टाइन जूस यानी कि आंत्र रस। अब देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को, कैसे इसका आंसर ये होगा। जब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बायो में, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले आप जब भोजन खाते हो तो भोजन जब आपने खाया तो भोजन जैसे ही मुंह में गया तो मुंह के अंदर आपके लार पाई जाती है और लार के अंतर्गत एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को नाम देते हैं हम क्या, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम। और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करता है, केवल 70% कार्बोहाइड्रेट का ये पाचन करता है। तो पाचन, मुख में पाचन हुआ किसका, कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद भोजन यानी शेष जो भोजन होता है उसे हम बोलस नाम देते हैं। वो बोलस भोजन नली की सहायता से, फूड पाइप की सहायता से आपके स्टोमक तक जाता है, आपके पेट तक जाता है। और पेट के अंदर 2 एंजाइम रिलीज होते हैं, एक होता है पेप्सिन एंजाइम और दूसरा होता है रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करता है, 90% पाचन करता है प्रोटीन का। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट का आधा पाचन हो गया, प्रोटीन का हो गया, बचा बसा। अब जैसे ये भोजन जाता है तब इसका नाम हो जाता है काइम। क्या हो जाता है, काइम। जैसे ही आपकी छोटी आंत में भोजन पहुंचेगा तो छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे छोटी आंत में पहुंचेगा और छोटी आंत के अंतर्गत एक अंग जुड़ा होता है जिसे आप कहते हैं अग्नाशय रस, यानी कि पैनक्रियाज होता है। उस पैनक्रियाज से पैनक्रियाज रस निकलता है, यानी कि आपका पैनक्रियाज जो होता है उससे एक रस निकलता है जिसे हम अग्नाशय रस या पैनक्रिएटिक जूस नाम देते हैं। यहाँ पर 3 एंजाइम निकलती हैं। वो 3 एंजाइम क्या क्या होते हैं, पहला होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम पहला कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि प्रोटीन का 100% पाचन करता है, यानी कि 100% पाचन किसने कर दिया, ट्रिप्सिन ने। दूसरा निकलता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम, और ये लाइपेज एंजाइम पूरी तरीके से वसा का पाचन कर देता है। और एक एंजाइम निकलता है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम, और ये एमाइलेज 100% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंटेस्टाइन रस यानी कि अग्नाशय रस। इंटेस्टाइन रस यानी आंत के अंदर, यानी छोटी आंत के अंदर हाँ रस निकला। कौन सी, 3 एंजाइम निकले, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। इन्होंने कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का पूरी तरीके से पाचन कर दिया। इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। कुछ लवण वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं और घुल जाते हैं। इन लवणों की विशेषता है, आपने देखा होगा कुछ जो लवण होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, वो वातावरण से जल को अवशोषित कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं और उस घुल जाते हैं। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, विशेषता क्या है इसकी। पहला ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, दूसरा ऑप्शन है वॉपराइजेशन यानी कि बाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है प्रस्वेदन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रेशन। तो समझिएगा कि जब लवण वातावरण को जल को अवशोषित करते हैं और उसमें घुल जाते हैं तो हम उसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, प्रस्वेदन। क्या नाम देते हैं, प्रस्वेदन नाम देते हैं। तो समझिएगा ये क्या होता है, जब हवा की मात्रा आर्द्रता ज़्यादा होती है, जब वातावरण में
हवा की मात्रा ज़्यादा होती है या वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा होती है तो कुछ लवण जो होते हैं वो उसमें घुल जाते हैं। उस घुलने की प्रक्रिया को हम प्रस्वेदन नाम देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। यानी कि आपको बताना है इनकरेक्ट कथन जो असत्य है और ये रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। यानी कि वह परिवर्तन जिसमें केवल रासायनिक गुण परिवर्तित हों उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आपको गलत कथन बताना है। इसका आंसर पहला ऑप्शन है उत्पादों की विशेषताओं का अभिकारक से अलग हो जाना, अलग होना। दूसरा ऑप्शन है नए पदार्थ का निर्माण करना। तीसरा ऑप्शन है अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना। चौथा ऑप्शन है परिणाम स्वरूप अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3rd राइट आंसर होगा। क्या होता है, क्या गलत है? रासायनिक परिवर्तन के दौरान तो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना, ये इसके लिए क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा है फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज, यानी कि मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा क्या है? यानी कि ऐसी आवृत्ति जिसे सुन सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जिसे सुन सकता है मानव, यानी मानव के कान जिस आवाज़ को सुन सकते हैं उसकी आवृत्ति क्या होती है वो बताइएगा। पहला ऑप्शन है 2000 से 10,000 हर्ट्ज। दूसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन है 20 से 20,000 हर्ट्ज। और चौथा ऑप्शन है 20 से 10,000 हर्ट्ज। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका सारे लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। इस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग नाम देते हैं। यानी कि ऐसी आवृत्ति, ऐसी तरंगें जिनकी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, उस आवाज़ को, उस ध्वनि को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। और अगर इससे अधिक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, तो उसको हम नाम देते हैं पराश्रव्य। क्या नाम देते हैं? पराश्रव्य। और अगर 20 से कम है तो उसको हम नाम देते हैं अवश्रव्य। इनको यानी ना तो पराश्रव्य को और ना ही अवश्रव्य को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। केवल किसको सुन सकते हैं? श्रव्य ध्वनियों को ही सुन सकते हैं मनुष्य के कान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 2 आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, उनके बीच की कार्यरत बल निम्न है। यानी कि समझिएगा 2 आवेशित निकाय हैं, मान लिया जाए एक ये है, एक ये है, इनके बीच की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा बल कार्य करेगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वीय बल और स्थित विद्युत बल। दूसरा ऑप्शन नाभिकीय बल, स्थिर विद्युत बल। तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। बताइएगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, कि गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल काम करते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स दोनों काम करेंगे, क्योंकि कोई वस्तु जब हम ज़मीन पर रखते हैं तो उसके नीचे की ओर गुरुत्वीय बल काम करता है, और ये दोनों जब आवेशित हैं तो इनमें विद्युत, स्थिर विद्युत बल भी काम करेगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
एक प्रयोगात्मक सेटअप में दिए गए पदार्थ जैसे नारियल का तेल, अंडे की सफ़ेदी, साधारण नमक और रेत, यानी कि एक 4 पदार्थ दिए हैं। नारियल का तेल दिया है, अंडे की सफ़ेदी दी है, साधारण नमक दिया है और रेत दिया है। क्रमशः 250 मिलीलीटर वाले 4 बीकरों में पानी के साथ अच्छी तरह मिश्रित किए गए, यानी कि 4 बीकर लिए और चारों को मिश्रित किया गया। 4 बीकरों में मिश्रित किया गया पानी के साथ। उनमें से कौन सा प्रभाव टिंडल प्रभाव दिखाएगा, आपको बताना है। यानी इस प्रकार से 4 बीकर लिए, उन चारों बीकर में एक में नारियल का तेल डाला, दूसरे में अंडे की सफ़ेदी डाली, तीसरे में साधारण नमक डाला, चौथे में रेत डाला। इसमें टिंडल प्रभाव को कौन दर्शाएगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन सामने आपके ये हैं। पहला ऑप्शन है 20 मिलीलीटर जल में 20 मिलीग्राम सामान्य नमक, 20 मिलीलीटर जल में 20 मिलीलीटर नारियल का तेल। तीसरा ऑप्शन है 20 मिलीलीटर जल में 20 मिलीग्राम तेल रेत। और चौथा ऑप्शन है 20 मिलीलीटर जल में 20 मिलीलीटर अंडे की सफ़ेदी। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। टिंडल प्रभाव को कौन दर्शाएगा, 20 मिलीलीटर जल में 20 मिलीलीटर अंडे की सफ़ेदी टिंडल प्रभाव को क्या करेगी, दर्शाएगी या टिंडल इफेक्ट को दर्शाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। आपसे पूछा है व्हेन डज द सी ब्रीन ओसर, यानी कि समुद्र समीर कब चलती हैं। समुद्र समीर कब चलती हैं, रात के दौरान, दूसरा ऑप्शन है दिन के दौरान, तीसरा ऑप्शन है पूरे दिन, चौथा ऑप्शन है वैकल्पिक दिन। समुद्र समीर कब चलती हैं, समुद्र समीर कब चलती हैं, समुद्री समीर कब चलती हैं। ये आप 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ये जो चलती हैं वो चलती हैं दिन के दौरान। अब समझिएगा ये दिन के दौरान कैसे चलती हैं। मान लिया जाए ये आपका एक ज़मीनी स्थल भाग है, लैंड एरिया वाला भाग है, और ये आपका जल वाला या ओशियन वाला भाग है, और ये आपके सूर्य भगवान हैं। और यहाँ से जब प्रकाश आएगा, और जब प्रकाश आएगा तो यहाँ पे पड़ेगा ज़मीनी भाग पर, और ज़मीनी भाग पर प्रकाश पड़ेगा तो इस थल स्थल की क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। और आप लोग जानते हैं टेम्परेचर यानी कि ताप दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जब ताप बढ़ता है तो दाब घटता है, दाब घटता है। तो यानी कि यहाँ पे दाब कैसा हो गया, घट गया। दाब क्या हो गया, यहाँ पे घट गया। और जब यहाँ पे दाब घट जाएगा और तो प्रकाश की किरण यहाँ पे भी आएगी इस जल वाले भाग में। ये जल है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो दाब कैसा होगा, अधिक होगा। यहाँ पे दाब कैसा होगा, अधिक होगा। और जब दाब यहाँ पे कम और यहाँ पे अधिक, तो हमेशा ही हवाएं कहाँ चलती हैं, अधिक दाब से निम्न दाब की ओर। तो हवाएं कहाँ चलेंगी दिन के समय में, जल से थल की ओर चलेंगी, यानी कि समुद्र से ज़मीन की ओर चलेंगी। उन्हीं को हम कहते हैं समुद्र समीर। तो कहाँ चल रही हैं, दिन के समय चल रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है। सजातीय मिश्रण बताना है आपको, बताना है सजातीय मिश्रण। यानी कि सजातीय मिश्रण, पहला ऑप्शन है स्टार्च विलयन, दूसरा ऑप्शन है पानी में छाछ, तीसरा ऑप्शन है पानी में चीनी, और चौथा ऑप्शन है नाले का पानी।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सजातीय मिश्रण होता क्या है। यानी कि एक ऐसा मिश्रण जिन्हें मिलाने पर हम उसे वापस से अलग ना कर सकें, क्या कहलाएगा? सजातीय मिश्रण हो कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन तीसरा। पानी में और चीनी को आप मिला दोगे तो आप सामान्यतः विधि के द्वारा पानी को और शक्कर को अलग नहीं कर सकते हैं, तो सजातीय मिश्रण कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। दिया गया दूरी समय ग्राफ दर्शाता है। आपसे पूछा एक ग्राफ दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, और किस किस का ग्राफ है? दूरी का है और समय का है। क्या दर्शाता है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर समय दर्शाया गया है, यहाँ पर दूरी दर्शाई गई है, और 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है परिवर्तनीय वेग के साथ चल रहा एक निकाय। दूसरा ऑप्शन है निरंतर वेग के साथ चल रहा एक निकाय। तीसरा ऑप्शन है विश्राम पर एक निकाय, यानी रेस्ट अवस्था में है। और चौथा ऑप्शन है सीधी रेखा के पथ पर साथ चल रहा निकाय, यानी कि कैसे चल रहा है। एक कोई वस्तु है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो किस प्रकार से चल रहा है या रुका हुआ है या सीधी रेखा में चल रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, विश्राम के एक निकाय। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो विश्राम की अवस्था में, रेस्ट की अवस्था में है। अब देखिएगा इसका आंसर ये तीसरा क्यों हुआ, कारण समझिएगा इसका। तो देखिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर लूँ जिससे आपको बेटर समझ आएगा। ऐसे इसको समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? आपका समय। और ये क्या दिया है? डिस्टेंस, दूरी दिया हुआ है। जब आपके सामने कोई भी एक डायग्राम दिया हुआ हो, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो समय ऐसे होगा। यहाँ मान लिया 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5 सेकंड है। यहाँ पर दूरी दी हुई है, यहाँ पर क्या दिया हुआ? दूरी। तो मान लिया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऊपर, और मान लिया 4-5 किलोमीटर। अब देखिएगा कि इस एच हमेशा इस वाले अक्ष पर, यानी ऊपर वाले अक्ष पर 2 पॉइंट बिंदु बनाइएगा। कहीं पर जहाँ पर आपका मन करे वहाँ 2 बिंदु बना लीजिएगा। उस बिंदु से एक रेखा खींचिएगा एक्स अक्ष पर, एक रेखा खींचिएगा वाई अक्ष पर। दूसरे वाले बिंदु से भी एक रेखा खींचिएगा एक्स अक्ष पर और एक वाई अक्ष पर। तो जब 2 रेखाएं आपने खींची, अब देखिएगा यहाँ पर समय बदल रहा है। यानी कि यहाँ पर 2 सेकंड था, यहाँ पर 4 सेकंड हो गया। तो यानी कि समय तो बदल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर यहीं पर था 2 पर ही था, यानी 2 सेकंड पर भी 2 पर ही था और 4 सेकंड पर 2 पर ही था। तो क्या कोई ऑब्जेक्ट चला? क्या कोई ऑब्जेक्ट ने मूव किया? नहीं किया। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट किस अवस्था में है? रेस्ट अवस्था में है। तो ये ग्राफ किसको दिखाता है? यानी कि रेस्ट अवस्था को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ये बॉडी एट रेस्ट, यानी कि ये बॉडी कैसी है? विश्राम अवस्था में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 चलिएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 19। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था कल प्लांट टिश्यू से। वो मैंने आपको PDF दिया था, टेलीग्राम से आपने डाउनलोड किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। आपको समझ आया या नहीं आया वो आप कमेंट करके मैसेज करके बताइएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आज फिर पूछा हुआ है वो, लेकिन ये न्यूरॉन से पूछा हुआ है। आपसे पूछा है कि न्यूरॉन के दिए गए चित्र 1, 2, 3, 4 की पहचान करें। यानी कि आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है और वो डायग्राम किसका है? न्यूरॉन का है। उसमें स्पेस छोड़े गए हैं, जगह छोड़ी गई हैं, और आपसे पूछा है हम किसको क्या कहते हैं, किसको कहते क्या है। और 4 ऑप्शन आपके सामने, ये ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
अब आइएगा, मैं पहले आपको इस डायग्राम को समझा दूं, उसके बाद आप ऑप्शन पे जाइएगा। तो यानी कि ये जो न्यूरॉन है ये आपकी तंत्र का भाग होती हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम या आपका तंत्र का तंत्र है उसकी ये क्या होती है, न्यूरॉन एक भाग है उसका। ये आपसे यहाँ पे देखिएगा। अब आइएगा यहाँ पे समझिएगा कि ये वाली जो सेल है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले को हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं डेंड्रॉन। क्या नाम देते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं इसको, डेंड्रॉन कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम डेंड्रॉन कहते हैं। और ये 1 नंबर जहाँ पर छपा हुआ है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या नाम देते हैं? सेल बॉडी। और यहाँ पर ये आपको पतले पतले बाल टाइप के या रेशेदार जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 नंबर पर, इसको हम कहते हैं डेंड्रोटिक्स। क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड। यानी कि इसे हम कह रहे थे डेंड्रॉन, इसको कहते हैं डेंड्रोट्स। और यहाँ पर ये 3 नंबर का जो पार्ट है इसको हम जो नाम देते हैं इसको कहते हैं डेंड्राइट। क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं, इस वाले भाग को मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से 3 नंबर वाले भाग को, यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन नाम देते हैं इसको, एक्सॉन। इंग्लिश में कहेंगे एक्सॉन या एक्सॉन, इसको नाम देते हैं 3 नंबर वाले भाग को। और ये 4 नंबर का वाला भाग होता है, इसको कहते हैं हम नर्व एंडिंग। यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, ये ख़त्म हो जाती है, नर्व एंडिंग कहते हैं। तो यानी कि पहले वाले भाग को हम सेल बॉडी कहते हैं, दूसरे वाले भाग को हम, यानी कि जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं डेंड्राइट, और तीसरे वाले भाग को कहते हैं एक्सॉन, और चौथे वाले भाग को कहते हैं नर्व एंडिंग। ये पूरा टॉपिक नर्वस सिस्टम का भाग है, तंत्रिका कोशिका का भाग है। ये इसका एक चित्र दिया हुआ है। तो अभी आप इतना याद रखिएगा कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। अब आइएगा ऑप्शन की ओर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहले वाले भाग को हमने सेल बॉडी नाम दिया, दूसरे वाले भाग को हमने डेंड्राइट नाम दिया, तीसरे वाले भाग को एक्सॉन नाम दिया, और चौथे वाले भाग को नर्व एंडिंग नाम दिया। अब देख लो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन में ये सब कुछ दिया हुआ है। पहले वाले भाग को हमने कहाँ दिया था? सेल बॉडी। तो सेल बॉडी यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक। इसके बाद दूसरे वाले को नाम दिया था हमने डेंड्राइट। क्या नाम दिया था? डेंड्राइट। तो डेंड्राइट किस में है? यहाँ पर है, और इनमें किसी में ये रहा डेंड्राइट। और तीसरे वाले को नाम दिया था हमने एक्सॉन। क्या नाम दिया था? एक्सॉन। तो ये रहा एक्सॉन। और चौथे वाले भाग को नाम दिया था नर्व एंडिंग। तो नर्व एंडिंग ये रहा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? सेल बॉडी, डेंड्रॉइड, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। तो यानी कि इसका 4 आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन